अपने एग्रोनॉमी की बुक का पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व। इसमें देखिएगा परिभाषा क्या होती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेत का प्रबंध करके वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन करना सस्य विज्ञान कहलाता है। अब आता है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो आपको पहले बता रखा है कि एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी शब्द के अंत में नोमी अथवा लॉजी जुड़ जाए, वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यह एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोज और नोमस। एग्रोज का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज, अर्थात एग्रोनॉमी में खेत का प्रबंध किया जाता है। अब आता है सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पीटर डी क्रेसेंजी को। पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। अब आता है सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप से भी जाना जाता है। मतलब सस्य विज्ञान को अपन कला भी कह सकते हैं और व्यवसाय भी कह सकते हैं। अब आता है कि भारत की 70% जनसंख्या किस पर निर्भर होती है, कृषि पर निर्भर होती है। सस्य विज्ञान में जल, वायु तथा भूमि के पौधों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। क्या कहता है? सस्य विज्ञान में जल, वायु तथा भूमि का पौधों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तथा इसी में फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमवार अध्ययन किया जाता है। मतलब ये ध्यान रखिए कि जो भी फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका अध्ययन भी सस्य विज्ञान में किया जाता है। अब आता है फसल उत्पादन करने का सही क्रम कि अपन को फसल बोनी है तो उससे पहले खेत में क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया अपनाने के बाद में अपन को बीजों को कैसे काम में लिया जाता है, वो सारी की सारी प्रोसेस अपन फसल उत्पादन में काम में लेते हैं। पहला आता है इसमें खेत का चुनाव। आपको पता है कि अपन कोई भी क्षेत्र अपनाते हैं किसी फसल उत्पादन के लिए तो पहले खेत का चुनाव या क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। दूसरा आता है इसमें सफाई। मतलब खेत में कोई कंकड़ पत्थर या कोई घास फूस उगी हुई हो तो उसको खेत से बाहर निकाला जाता है, इसे अपन कहते हैं सूड। फिर आता है अपने जुताई करने के बाद में गोबरी खाद डाली जाती है। अब आपको पता है कि गोबरी खाद हमेशा करीबन फसल बुआई के एक माह पहले डाली जाती है। फिर आता है गोबरी खाद डाल के फिर से जुताई करनी पड़ती है। फिर आता है सिंचाई करना या पड़ाव करना कि रबी ऋतु की फसलों की बुआई करने से पहले खेत में पानी दिया जाता है, उसे अपन बोलते हैं पड़ाव करना। फिर आता है जुताई करके पाटा लगा दिया जाता है और उन्नत किस्मों के बीजों का चुनाव किया जाता है, बीजोपचार किया जाता है। अब बीजोपचार का क्रम आपको पता है कि FIR ये आपको क्रम पता है, क्योंकि FIR का मतलब होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ये काम में ले जाते हैं। फिर बीजों की बुआई से पूर्व हमेशा आधी मात्रा नाइट्रोजन की व फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा खेत में डाली जाती है। अब आता है पर्ध सिंचाई करना व शेष उर्वरकों की
1/4 मात्रा डाली जाती है। सिंचाई कर दी प्रथम। अब प्रथम सिंचाई करते हैं किसी फसल में, प्रथम पानी देना कहलाता है कोरपान। क्या कहलाता है? कोरपान। अब आता है कोरपान करने के बाद में अपन करते हैं निराई गुड़ाई, निनाण गोज जिसको बोलते हैं वो निराई गुड़ाई। अब आता है अन्य सिंचाई की जाती है। उसके अलावा फिर जब फसल पकती है तो उसमें फसल कटाई, मंडाई एवं ओसाई तीनों कार्य करते हैं। एक आपके यंत्र आता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो फसल कटाई, मंडाई व ओसाई एक साथ करता है, तो वो होता है अपना कंबाइन। क्या होता है? कंबाइन। अब आता है सस्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को क्या करना होता है? बढ़ावा देना होता है कि देश में अनाज की कमी न हो, उसको बढ़ावा देने के लिए सस्य विज्ञान का जानना जरूरी होता है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ खेती के अवयवों को शामिल करना चाहिए। टिकाऊ खेती को बोलते हैं अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल। अब आता है सस्य विज्ञान का क्षेत्र कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में है। तो पहला आता है कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में देखो, इसमें कृषि में फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कृषि में फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति करवाई जाती है। अतः फसल उत्पादन के लिए उस क्षेत्र की जलवायु व मृदा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अपन कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं या कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो उससे पहले वहाँ की जलवायु व मृदा का ध्यान रखते हैं कि यहाँ की मृदा इस फसल के लिए अनुकूल है या नहीं है, यहाँ की जलवायु फसल के लिए अनुकूल है या नहीं है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन के साथ साथ फल विज्ञान, मतलब हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और पशुपालन आदि का समावेश करना चाहिए, ताकि इसके साथ साथ क्या है, किसान को आर्थिक मंदी से जूझना न पड़े। मतलब अपन कोई सब्जी उगाएंगे या फलों की खेती करेंगे तो अपन को क्या है, बाजार से रेगुलर इनकम होती रहेगी। दूसरा आता है नियोजन के क्षेत्र में। हम देखो नियोजन में क्या है कि हमारे देश में वर्तमान में अन्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कृषि को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत किए गए हैं, जो नए शोध कार्य कर, मतलब नए शोध कार्य मतलब रिसर्च, नए अनुसंधान शोध कार्य कर उनका प्रचार करते हैं। प्रचार प्रसार के उपरांत रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे शोध कार्य के प्रसार हेतु प्रसार अधिकारी नियुक्त करना, बैंकों में कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण के बारे में सलाहकार रखना। अब यहाँ पे सलाहकार का मतलब ये देखो कि जो बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर होता है, वो एग्रीकल्चर का बंदा होता है। अब आता है विभिन्न कंपनियों जैसे खाद बीज का निर्माण करने वाली कंपनियों में रोजगार बढ़ता है। कीटनाशी, रोगनाशी व शाकनाशी आदि कंपनियों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है व्यवसाय में। कृषि उपज का व्यापार करने के लिए, किसका? कृषि उपज का, मतलब अपन को खेती कर ली और खेती से अपन को जो उत्पादन प्राप्त हुआ या उपज प्राप्त हुई है, उस उपज को अपन क्या करेंगे, व्यवसाय मतलब बाजार में बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं व्यवसाय। व्यवसाय में कृषि उपज का व्यापार करने के लिए कृषि स्नातक को सक्षम माना जाता है। जैसे खाद बीज, कृषि दवाइयाँ, कृषि उपकरण आदि का व्यापार तथा अन्य प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि स्नातक व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाता है। अब आता है उद्योगों में। अब ये देखो, अपने जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं अपने एग्रीकल्चरल पे। देखो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। कितने मुख्य स्तंभ माने गए हैं? 3 मुख्य स्तंभ माने गए हैं। पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार और तीसरा है उद्योग। ये 3 मुख्य आधार माने गए हैं, मतलब एक प्रकार से स्तंभ माने गए हैं एग्रीकल्चर के। देखो अब आता है इसमें
उद्योग स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होना आवश्यक है। कोई भी उद्योग अपन स्थापित करेंगे तो उसके लिए कच्चा माल अपन को आवश्यक होता है। अतः कच्चा माल उपलब्ध करवाने हेतु कृषि करना आवश्यक होता है। कच्चे माल से निम्न उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे गुड़ तथा शक्कर उद्योग के लिए गन्ना व चुकंदर। गुड़ तथा शक्कर उद्योग के स्थापित करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? गन्ना व चुकंदर काम में लिया जाता है। फिर आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए कपास काम में ली जाती है। कपास काम में ली जाती है। फिर है बीड़ी अथवा सिगरेट उद्योग हेतु क्या काम ली जाती है? तंबाकू काम में ली जाती है। तंबाकू, टोबैको। दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधे काम में लिए जाते हैं। मसाले के लिए जीरा, धनिया, हल्दी काम में ली जाती है, मिर्च, सौंफ आदि। फिर अन्य फसल उत्पादन संबंधित उद्योग, खाद व उर्वरक उद्योग, बीज उत्पादन उद्योग, पौध वर्धीकारक रसायन उद्योग, कीट रसायन उद्योग एवं सिंचाई संबंधित यंत्र उद्योग। ये सारे के सारे अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। अब आता है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। इसको बोलते हैं अपन सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी, FERTILITY, फर्टिलिटी। ये सोइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मृदा में उर्वरा शक्ति कितनी है, उत्पादन करने की क्षमता, कि उसमें पोषक तत्व कितने विद्यमान है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है, वो सारे के सारे अगर पूरे विद्यमान है इस मृदा में तो अपना क्या है, फसल उत्पादन अच्छा हो सकता है, बीजों की अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे देखो इसमें परिभाषा, देखो इसमें पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा पौधों को पोषक तत्व, क्या किया जाता है? पौधों को पोषक तत्व प्राप्य रूप एवं उचित मात्रा में, प्राप्य रूप एवं उचित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। कि मान लो पौधा है और पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेगा, फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करेगा, तो वो भी क्या है, मृदा के द्वारा उपलब्ध होते हैं और मृदा उनको अपने प्राप्य रूप में उपलब्ध करवाती है कि कौन सा किस रूप में माइनस आवेश में लेता है या प्लस आवेश में लेता है, वो होता है मृदा उर्वरता। अब इसके अलावा दूसरी परिभाषा देखो इसकी, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। तो अधिकतर आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्ति के योग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आता है आपके मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता, मृदा संगठन या मृदा संरचना। तो आपको क्या करना है, इसमें मृदा उर्वरता करना होता है। अब आता है उर्वरक मृदाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा, जल व वायु का अनुपात तथा जीवाणुओं की क्रियाशीलता एवं उपयुक्त तापमान का होना आवश्यक है। कि यह सारी की सारी प्रक्रियाएं फसल के लिए आवश्यक होती हैं, तभी क्या है, मृदा उसको आसानी से उपलब्ध पोषक तत्व करवाती है। अब आता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, और ये पढ़ेंगे अपन